हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेफ्ट हैंड कॉमर्स। और जैसा कि हम लोग अपने मैराथन सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे, तो आज के हिसाब से हमारा एजेंडा रहेगा इंडियन इकोनॉमी की जो सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने चैप्टर 1 और 2 को कवर किया था, उसको कंटिन्यू करते हुए आज चैप्टर 3 को टेकअप करेंगे। और जिस तरीके से उन दोनों चैप्टर को प्रैक्टिकल अप्रोच से आपको समझाया गया, वैसे ही बिल्कुल आपको चैप्टर 3 को भी दिया जाएगा, समझाया जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, फुल अटेंशन के साथ सुनना। चैप्टर 1 और 2 की कहानी पहले थोड़ी ग्लिम्स पर दे देते हैं, उसके बाद हम चैप्टर 3 की ओर चलेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 और 2 की कहानी अगर आपको याद हो, तो मैंने चैप्टर 1 में बताया था कि भारत में ब्रिटिश के आने से पहले भारत कैसा हुआ करता था, उसकी क्या सिचुएशन थी। ब्रिटिश के आने के बाद उन्होंने तीनों सेक्टर को कैसे खराब किया, और जब वो छोड़ कर गए तो किस स्थिति पर इंडिया को छोड़ा। फिर हमने चैप्टर 2 जब उठाया, तो हमने देखा कि इंडिया को आज़ादी दिलाने के बाद 1950 से 1990 तक हमने उन खराब हुई चीज़ों को कैसे रिकवरी मोड में डालकर ठीक किया। लेकिन वहां तक बस एक लेवल का ठीक ही हुआ। हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ भी तो चाहिए थी। कब तक वही गुजर बसर चलेगा? तो धीरे धीरे के काम को अब तेज बढ़ाने के लिए हम लोगों ने 1991 में एक बहुत बड़ा कदम लिया, हमारी सरकार ने। और उस वक्त सरकार में हमारी जो मिनिस्ट्री संभाल रहे थे, वो मनमोहन सिंह जी थे। और ड्यू क्रेडिट्स टू हिम, आज तक, देखो मैं कांग्रेस और बीजेपी के साइड से नहीं बोल रहा हूं, मैं सिंपल सा फंडा आपको बोल रहा हूं। आज तक के अगर कोई बहुत अच्छे, नॉलेजेबल, एजुकेटेड, क्वालिफाइड अगर कोई इंसान मिनिस्ट्री को संभाले, तो वो हमारे मनमोहन सिंह जी हैं। और बहुत ही अच्छा उन्होंने संभाला था। उनके ऊपर मीम जितने भी भले बने हों, लेकिन वही बात होता है ना, जब कोई बहुत कुछ अच्छा करने जाएगा तो बहुत अच्छा कर नहीं पाएगा, जनता करने नहीं देगी। सिंपल सी बात है, ज्यादातर जनता आज भी इलिटरेट है, अनएजुकेटेड है। तो सिंपल सी बात है, एक एजुकेटेड और लिटरेट को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल पड़ता है। और आज भी आप समझ रहे हो बाकी सरकार चल कैसे रही है, चला कौन रहा है और चलने कौन दे रहा है। ठीक है, तो उन चीजों को छोड़ते हुए हम 1991 की कहानी पकड़ते हैं और समझते हैं कि 1991 में क्या हुआ था। तो ध्यान से समझना 1991 की कहानी। ठीक है, 1991 में हुआ क्या था। 1991 के अंदर में, जब 1990 तक हमारी ओल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी के हिसाब से हमने जितनी भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को रिकवरी करानी थी, कराई। लेकिन इस रिकवरी को देखा गया कि यार इस स्पीड से चलेंगे ना तो सालों साल लग जाएंगे हमारी इकोनॉमी में अच्छाई लाने में, मतलब सबका भला होने में। ठीक है, तो उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार आगे आई, सामने आई, और उन्होंने बोला कि ये जो हम लोग पॉलिसी लेकर आ रहे थे कि ओल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी, लाइसेंसिंग, कोटा, परमिट, उसको हटाते हैं। अब कुछ नया करना होगा जिससे इसका स्पीड बढ़े। और उसके लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में। और उन्होंने एलक्यूपी को हटाया और उसके जगह लाया एलपीजी की पॉलिसी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, हटाने का रीजन क्या था। यानी 1950 से 1990 तक में हमने जो ठीक भी किया था ना, उसमें भी क्या कमी रह गई थी, पहले वो समझते हैं। क्योंकि जब तक कमी नहीं रहेगी तब तक दूसरी चीज को लाने का जरूरत तो नहीं पड़ेगा। तो क्यों जरूरी पड़ा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, क्या कमी रह गई थी ओल्ड वाले में। तो देखो, पहला टॉपिक है, तो यहां पर बोल रहा है रीजन फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म, यानी रीजन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ एलपीजी। मैं यहां लिख दे रहा हूं इकोनॉमिक रिफॉर्म, यहां मतलब है क्या कि एलपीजी क्यों आया, या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी एलपीजी क्यों आया, उसका रीजन क्या था। तो सबसे पहले हमने देखा, जब 1950 से 1990 तक सब कुछ करके देखा, तो उसमें भी ना हमारी जो पब्लिक सेक्टर थी वो पुअर परफॉर्म कर रही थी। यानी जो गवर्नमेंट के सेक्टर के थे बिजनेस, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, ज्यादा प्रॉफिट में नहीं थे। मेजॉरिटी ऑफ देम वर रनिंग इन लॉसेस। ठीक है, दूसरी बात, हमारा जो बीओपी था, बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर, मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ाया है बेटा। इतना बस बता दे रहा हूं कि जब हम फॉरेन से ट्रेड करते हैं तो जो पैसा लेना देना होता है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में था बेटा, मतलब हमने बहुत सारा उधार ले रखा था। ठीक है, हमारा इन्फ्लेशन पीक पे चल रहा था उस टाइम पे, बहुत महंगाई चल रही थी। क्यों महंगाई चल रही थी? क्योंकि भैया एक तरीके से हम उस लेवल का प्रोडक्शन कर ही नहीं पा रहे थे खुद से। ठीक है, नेक्स्ट बात है,
हम लोग फॉरेन पर कह तो रहे थे कि फॉरेन ट्रेड हम कम कर देंगे, कम कर देंगे। हालांकि कुछ खास कम कर नहीं पाए थे, तो फॉरेन का एक्सचेंज जो हमारे पास था वो भी नेगेटिव हो रखा था, यानी एक तरीके से समझो बहुत कम हो रखा था, नेगेटिव नहीं बोलेंगे, बहुत कम हो रखा था। मतलब हमारे पास डॉलर्स वगैरह का स्टॉक रिजर्व्स आरबीआई के पास ना के बराबर थे, ठीक है। उसके बाद हम फॉरेन का डेट, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट, ये कौन सा डेट है, फॉरेन का या गवर्नमेंट का डेप्ट, मतलब हमारे सरकार कर्जे में डूबी हुई थी, ठीक है। और हमारे जो मैनेजमेंट चल रहा था इकोनॉमी को चलाने का या जो बिजनेसेस को चलाने का, एकदम खराब चल रहा था। इकोनॉमी की मैनेजमेंट बहुत खराब हो रखी थी, बहुत खराब तरीके से चलाई जा रही थी इकोनॉमी, ठीक है। तो इन कमियों के वजह से, इन चीजों की कमी के वजह से, इन खराबियों की वजह से हमें इस एलक्यूपी की पॉलिसी को हटाकर एलपीजी की पॉलिसी लाना पड़ा 1991 के अंदर। इतना बात समझ में आया? वापस से सुन लो ग्लिम्स कि भाई सारे गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर खराब परफॉर्म कर रहे थे, बीओपी नेगेटिव में था, बहुत इन्फ्लेशन हो रखा था, मतलब महंगाई आ चुकी थी बहुत ज्यादा, फॉरेन के रिजर्व्स हमारे पास थे नहीं, ऑलमोस्ट बहुत कम, ठीक है। हम फॉरेन के लोन के तले बहुत दबे थे, और हमारी इकोनॉमी का जिस तरीके से हाल था, जो मैनेज हो रहा था, जो स्थिति चल रही थी, वो बहुत इनएफिशिएंट तरीके से काम हो रहा था, ठीक है। तब उन्होंने यहां पर इन चीजों को देखकर, जब मनमोहन जी की सरकार आई, तो उन्होंने सोचा यार अगर मुझे काम करना है तो सबसे जरूरी है काम करने के लिए पैसे। और ऑलरेडी हम देखे थे कि उस वक्त उधार बहुत ज्यादा हो रखा था, ऑलरेडी हमारा बहुत उधार हो रखा था, ठीक। तो उस वक्त उन्होंने क्या दिमाग लगाया, ध्यान समझना, उन्होंने अप्रोच किया आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को उन्होंने अप्रोच किया, ठीक है। और आईएमएफ वर्ल्ड बैंक में उन्होंने बोला कि भाई हमें कुछ लोन दे दो, ठीक है, ताकि हम अपने इकोनॉमी को थोड़ी रिकवरी कर सके, मतलब चीजें अच्छी कर सके, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, वो वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के पास जब गए ना, तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने लोन देने के लिए तो हाँ कहा, लेकिन उन्होंने कुछ टर्म्स रखे। क्या टर्म्स, ध्यान से सुनना, कि भाई इंडिया को उन्होंने बोला कि देखो इंडिया, अगर तुमको लोन चाहिए, मनमोहन जी से ये बात हुई कि अगर आपको लोन चाहिए तो देखिए, आपको जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शन प्राइवेट सेक्टर में आप लगा के रखे हो ना, उस वक्त पे अभी समझाऊंगा कि क्या क्या रेस्ट्रिक्शन थे। तो उन्होंने बोला कि प्राइवेट सेक्टर को आप बढ़ाओ, आप जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को नजरअंदाज करते हो या बहुत कम वो काम करने देते हो, रेस्ट्रिक्शन डाल के रखे हो, वो रेस्ट्रिक्शन तुम्हें हटाने पड़ेंगे, क्या एग्री करते हो? फिर बोला कि जो हम लोगों के फॉरेन वाले, ये कौन सा है, बाहर से जो ट्रेड करते हैं ना, फॉरेन का जो ट्रेड पे रेस्ट्रिक्शन लगाए हो तुमको, वो भी हटाना पड़ेगा। मतलब अब तुमको फॉरेन को ओपन इकोनॉमी बनाना होगा, अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज करना होगा। क्या रेडी हो? उन्होंने बोला हाँ, ठीक है। देखो ये वाला का मतलब होता है ना, पहले था लाइसेंसिंग, उन्होंने बोला हटाओ इसको, इसको क्या करो, लिबरल करो। उन्होंने पहला कंडीशन दिया, तुमको लाना होगा लिबरलाइजेशन। फिर था ट्रेड का रेस्ट्रिक्शन, यहां पर था परमिट, मतलब हमको बाहर से डील करने के लिए परमिट चाहिए था, बोले हटाओ इसको, लाओ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल करो इसको, ओपन इकोनॉमी बनाओ, ठीक है। क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी, क्या रेडी हो? तो हाँ। फिर वो बोल रहे हैं गवर्नमेंट का रोल तुमको घटाना होगा, हर जगह जो गवर्नमेंट घुसी हुई है, दैट इज कॉल्ड कोटा, कोटा को हटाओ और इसको करो तुमको प्राइवेटाइज। तो प्राइवेटाइजेशन करने के लिए क्या रेडी हो? अब मनमोहन सिंह जी ने एलपीजी मतलब लाइसेंसिंग कोटा परमिट को, एलक्यूपी को हटाने के लिए एग्री कर दिया, और ये टर्म्स कंडीशन को माना और बोले ठीक है हम एलक्यूपी को हटा देंगे, और आप जैसा कह रहे हैं अब हम एलपीजी के थ्रू चलने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो उन्होंने इस टर्म्स को माना, एग्री किया, और उन्होंने ओल्ड इकोनॉमिक को हटा के क्या लाया, पहली बार हमारे इंडिया में एक नई पॉलिसी लाई, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए, ठीक है। कौन लेकर आया? मनमोहन सिंह जी की सरकार लेकर आई, ठीक है। ओके, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए एग्री किया कि ये सब को हटाकर दूसरी चीजों को लाने के लिए हम अलाउ करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सब काम करने के लिए लोन कितना लिया, ये भी मैंने यहां पर लिख दिया है। उन्होंने लोन लिया टोटल $7 बिलियन का लोन। कितना? $7 बिलियन के लोन के साथ उन्होंने ये रिकवरी को, मतलब ये टर्म्स को एग्री किया और एलक्यूपी को हटाया, एलपीजी को लाया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ओके। अब जब वो ये सब कर रहे थे ना, तो देखो उनके जो टर्म्स थे, यही इन्हीं टर्म्स को मैं डिटेल में इस टॉपिक में यहाँ इस पेज में समझाया है मैंने, कि देखो क्या टर्म्स थे। इस साइड पर ओल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी है जो कब तक चल रही थी, टिल 1990 तक, और उन्होंने जो 1991 में एग्री किया चेंज लाने के लिए, वो इस साइड पे लिखी है, ठीक है।
तो यही लिख दिया, ओल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी 1990 तक और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 से, ठीक है। तो देखो क्या था पहले और अब क्या हुआ। पहले था लाइसेंसिंग, मतलब ट्रेड बैरियर का होना। ट्रेड बैरियर मतलब जब भी कोई बिजनेस करने जाता था प्राइवेट इंसान ना, तो उसको क्या झेलना पड़ता था, उसको हैवी टैक्स देना पड़ता था, उसको हर एक बिजनेस के लिए, कोई भी छोटा मोटा बिजनेस के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। तो उन्होंने इस चीज को हटा दिया, ठीक है, उन्होंने इस चीज को हटाया और लाया लाइसेंसिंग को रिमूव करके उन्होंने लाए लिबरलाइजेशन, ठीक है। क्या किया उन्होंने, लिबरल किया। उन्होंने बोला कि तुमको ये ना ग्रोथ को रेस्ट्रिक्शन बना रहा है, इस ग्रोथ को हटाओ। अब मतलब सॉरी, इस रेस्ट्रिक्शन को हटाओ, ग्रोथ को लाओ। तो उन्होंने क्या किया, इस हैवी टैक्स को हटा के फेयर टैक्स बनवाया। उन्होंने बोला इस हैवी टैक्स को हटाओ, ठीक है, अब हैवी टैक्स नहीं लगेगा, अब तुमको किस पे डील करना होगा, फेयर टैक्स, मतलब रीजनेबल, बहुत ज्यादा टैक्स नहीं लगाओगे, पहला टर्म्स, ठीक है। दूसरा, पहले था कि लाइसेंसिंग फॉर ऑल, हर बिजनेस, उन्होंने बोला हर बिजनेस नहीं, लाइसेंसिंग रखो लेकिन सेलेक्टिव रखो, सब बिजनेस पे नहीं लाइसेंस लगाओगे, कुछ ही बिजनेस पे। जैसे आज भी आप दवा का, आप दारू का करना चाहो तो भैया जरूरत है ना, आप डिफेंस की चीजें, मतलब ये गन वगैरह, वेपन का, तो ऐसी चीज क्रैकर वगैरह का, तो थोड़ा रिस्की प्रोजेक्ट्स में आपको आज भी लाइसेंस चाहिए, बाकी हर बिजनेस में नहीं चाहिए। पेट्रोल पंप का उसमें चाहिए, तो ऐसे चीज, ठीक, हर चीज में नहीं चाहिए। जैसे पान की गुमटी खोलने के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए अभी ना, तो सिंपल सा यही बात बोल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, लाइसेंसिंग को हटाया और लिबरलाइजेशन लाया। फिर दूसरा चीज था कोटा। कोटा मतलब रिजर्व करना, जैसे एसटी एससी कोटा है ना रिजर्वेशन, वैसे ही गवर्नमेंट का रिजर्वेशन वहां पर था। गवर्नमेंट ना हर बड़ी जो बिजनेस था ना उस वक्त, वो कौन ओन करता था, गवर्नमेंट खुद ओन करता था। तो बड़े बिजनेस को ना उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया, बोला कि भाई ये ओनरशिप अब तुम हटाओ, ठीक है। उस वक्त ना 17 बड़े बड़े जो मेजर बिजनेस हुआ करते थे, स्टील के या हैवी जितने भी बड़े बड़े थे, ठीक है, नेचुरल गैस के, ऑयल के, बड़े बड़े जितने भी उद्योग हुआ करते थे भैया, इंडस्ट्री, वो सबको गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। उन्होंने बोला ये हटाओ, तो उन्होंने कंडीशन में 17 से पहले 8 करवाया, 8 से 3 हो गया। तो गवर्नमेंट धीरे धीरे अपना इन चीजों से रोल हटाना शुरू की, ठीक है, इन चीजों से रोल हटाना शुरू की। तो कोटा को हटाकर उन्होंने डी रिजर्व करवाया इसको, और इस चीज को, मेजर इंडस्ट्री को अब बांटा किसको, प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट हैंड्स में जाने दिया। तो 17 से पहले उन्होंने 8 करवाया, 8 से अभी 3 बच गए। क्या क्या 3 बच गए बेटा, एग्जाम में कई बार पूछ सकता है कि भाई आप लोगों के लिए 3 बचाया, एक एटॉमिक रिसर्च बचा दिया, एक डिफेंस और एक रेलवेज। अभी ये प्राइवेटाइज नहीं हुए हैं, रेलवेज का बात चल ही रहा है। जैसे डिफेंस को देखो तो ऐसा थोड़ी देख रहे हो कि अंबानी अडानी का फौज लगा हुआ है बॉर्डर पे, ऐसा नहीं होता है ना, ठीक है। एटॉमिक रिसर्च हमारा इसरो जो है, ठीक है, भाभा इंस्टीट्यूट, ऐसा प्राइवेट प्राइवेट नहीं है ना कि कोई भी अपना ये साइंटिफिक रिसर्च, एटॉमिक रिसर्च कर रहा है, ठीक है। रेलवे ऐसा नहीं देखो ना अंबानी अडानी का अलग से रेल चल रहा है, ठीक है। तो ये नहीं हो रहा है। तो अभी भी 3 सेक्टर बच गए, बाकी उड़ गए, ठीक है। ओके, जैसे पहले हमारा टेलीकॉम सेक्टर और पोस्ट का सेक्टर, पहले सिर्फ एक ही पोस्ट होता था, इंडियन पोस्ट, ठीक है, जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू वाला। लेकिन आज तो डीटीडीसी, डिलीवरी, बहुत सारे बन गए ना। अच्छा, उसके बाद इसी तरीके से हमारा पहले होता था बीएसएनएल और वीएसएनएल, कि भारत के अंदर करना है तो बीएसएनएल से करो, भारत के बाहर करना है तो वीएसएनएल से करो, बस यही चलता था। लेकिन अब एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो, ठीक है, तो ये सब चलने लग गए। तो ये सब प्राइवेटाइज हो गया ना ओवर द टाइम। तो वो बड़ी इंडस्ट्रीज में आते थे, वो सब टेलीकॉम इंडस्ट्री वगैरह, पोस्ट इंडस्ट्री वगैरह, वो सब हटा दिया गया, प्राइवेटाइज कर दिया गया इसी के थ्रू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट का रोल हटा, प्राइवेट का रोल बढ़ा, ठीक है, दूसरा टर्म्स भी मान लिए। तीसरा, परमिट। परमिट पहले ना परमिशन लेनी पड़ती थी मैन और मटेरियल को बॉर्डर के बाहर जाने, मतलब कंट्री के बाहर जाने के लिए ना बहुत आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे, और सबको नहीं मिलता था ये। सिर्फ ये किसको मिलता था, यहां पर मैंने लिखा है देखो, उस वक्त जो रिच और पावरफुल लोग थे, वही लोग, राजा महाराजा या उनसे डायनेसिटी वाले जो ताल्लुकात रखने वाले बड़े लोग थे, उनको जाने मिलता था, सबको नहीं। लेकिन आज, आज तो भाई आप कहीं भी जा सकते हो, रह सकते हो, कमा सकते हो, खा सकते हो, ठीक है। बस आपको बेसिक फॉर्मेलिटी वीजा और पासपोर्ट करना है, और रोक नहीं है।
वो सिर्फ चेक करने के लिए है कि कहाँ जा रहे हो, पता होना चाहिए। जाके वहां कुछ उल्टा बवाल कर दिए तो इंडिया का नाम बदनाम हो जाएगा। तो इस चीज के लिए है, वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो एक छोटा सा फॉर्मेलिटी है। तो उन्होंने क्या बोला कि इन बैरियर को हटाना, इंटरनेशनल ट्रेड आसान करो, लोगों को आने जाने और सामान को आने जाने में परमिशन दे दो कि आराम से लोग और सामान आ जा सके। ठीक है, तो ये था हमारा ग्लोबलाइजेशन। इतना बात समझ में आया? तो उन्होंने इस चीज को एग्री किया। ठीक है, तो हमने फिर क्या किया, एलक्यूपी उड़ा दिया और एलपीजी ला दिया। और इसके बाद से बेटा यहां तक एलक्यूपी जब तक हमने किया था ना, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी, बस अपने को बचाने बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये लाने के बाद हमने एक ही चीज सोचा और सीखा, ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। अब इकोनॉमी को बढ़ाना है बढ़ाना है बढ़ाना है, सिर्फ बचाना है नहीं। बचाना पूरा 40 साल कर लिया, 1950 से 1990 बहुत बचा लिए, इतना बचा लिए कि पूरा भारत कर्जे में डूब गया था। और कुछ साल रह जाते तो फिर से गुलामी आ जाती। इसलिए भैया बोले अब बचाना है तो तुमको बचाने से ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, कमाना पड़ेगा। तो उस लिए हमने ग्रोथ किया। ठीक है, तो ग्रोथ में एलपीजी लाया हमने। ठीक, इतना बात समझ में आया? एक एक पॉलिसी को एकदम डिटेल में बेटा बता दिया आपको। ठीक है, अच्छा, तो क्यों लाया मैंने बताया, किसने लाया मैंने बताया, यानी कब लाया और किसने लाया, और इसका क्या क्या रिप्लेस, क्या क्या चेंजेस हुआ उस लाने में, वो बताया मैंने आपको। अब उसके बाद हम लोगों को ये देखना है कि भाई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को जब हम लाएंगे, इंट्रोड्यूस किए, तो उसके अंदर में क्या खास बातें ध्यान रखी गई। ठीक है, क्या चीजें बहुत इम्पैक्टफुल रही, या क्या चीजों को हमने मेन प्रायोरिटी फोकस दिया इसमें। तो ध्यान से सुनना, जब हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई थी तो उसमें ना दो पार्ट बनाए थे। कुछ पार्ट जो शॉर्ट टर्म के चीजों को संभालने के लिए बनाई थी, और कुछ पार्ट जो लॉन्ग टर्म में चीजों को, मतलब देश को संभालने की। तो शॉर्ट टर्म गोल्स भी रखे थे, लॉन्ग टर्म गोल्स भी रखे थे। तो ये देखो, ये शॉर्ट टर्म गोल्स रखे थे उसके अंदर, या शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस रखे थे, और ये लॉन्ग टर्म गोल्स या लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हमने रखे थे। जो हमने शॉर्ट टर्म रखा था उसको हमने नाम दिया था स्टेबलाइजेशन, उसका नाम दिया था स्टेबलाइजेशन, उसका नाम क्या था बेटा, स्टेबलाइजेशन मेजर। और जो हम लोग लॉन्ग टर्म में चाहते थे उसका नाम था स्ट्रक्चरल मेजर या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। इतना बात याद रहेगा, स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म, ये स्टेबलाइजेशन मेजर था, और स्ट्रक्चरल। स्टेबलाइजेशन मतलब शॉर्ट रन में हम चीजों को जो बिगड़ा है, जैसे बीओपी थोड़ा बिगड़ा है, थोड़ा लोन का किस्सा बिगड़ा हुआ है, ये सब। और स्ट्रक्चरल मतलब बेटा जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, प्राइवेटाइज करके अब रखा, तो नया थोड़ा स्ट्रक्चर उसका डिजाइन बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा डेवलप, तो वो तो शॉर्ट में नहीं होगा, उसके लिए तो थोड़ा लंबा टाइम चाहिए। तो दोनों तरीके का प्लानिंग हमने इसमें करके रखा था। अब ध्यान से समझना, जो स्टेबलाइजेशन मेजर था उसके अंदर में देखो क्या मुद्दा रखा गया। जैसे मैंने यहां पर बताया था कि हमारा बीओपी वीक हो गया था ना, तो उस बीओपी के वीकनेस को हमें करेक्ट करना है, सुधारना होगा, करेक्शन करना होगा, बीओपी के वीकनेस को सुधारना होगा। ठीक है, दूसरी बात, हमारा फॉरेक्स रिजर्व बर्बाद हो रखा था ना, बहुत कम हो रखा था, उसको गेन करना होगा। ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट बढ़ाना, ये सब शॉर्ट वाला था। ठीक, इन्फ्लेशन जो बिगड़ा हुआ था ना, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल लाना, ठीक है, प्राइस को कंट्रोल में लाना, ये हम शॉर्ट रन के गोल में रखे थे। और कुछ लॉन्ग रन के गोल्स हमने बनाए थे, लॉन्ग रन के गोल्स। लॉन्ग रन के गोल्स के अंदर में सबसे पहला मेन था हमारा, जो हमारी एफिशिएंसी, मतलब हम स्लो काम कर रहे थे, तो एफिशिएंसी मतलब स्पीड को बढ़ाना। अब जो भी काम होगा इंडस्ट्री का या किसी का, वो स्पीड से होगा, वो धीरे धीरे लद्दड़ वाला वो जो सरकारी तरीका होता है ना, वैसे नहीं चलेगा। अब थोड़ा प्राइवेटाइज, थोड़ा एफिशिएंटली काम, स्पीड से काम होना चाहिए। दूसरा चीज और क्या फोकस था हमारा इसके अंदर में, देखो और क्या इसमें, तो हमने बोला इंटरनेशनल कंपटीशन अपने अंदर बढ़ाना, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना। ठीक है, मतलब हम पहले डर कर बैठे होते थे, अपने इंडस्ट्रीज को बचाते थे ना, याद है मैंने टैरिफ कोटा से बचाने का, अब बोल रहे हैं कूद जाओ बेटा। अब नहीं, बच्चे को ना बहुत दिन ना ऐसे होता है ना, छोटा रहता तो हाथ पकड़ के चलाना, वो 40 साल कर दिया, अब बेटा 40 साल का हो गया है, अब बोल रहे हैं कि बेटा अब हाथ पकड़ के हम नहीं चलाएंगे, अब तुमको रेस में खुद दौड़ना होगा। अब तुमको इंटरनेशनल मार्केट में उतरना होगा, अपना सामान लॉन्च करना होगा, खुद बनाओ, खुद खुद को बचाओ।
अब हम बचाने नहीं आएंगे, अब हम ये टैरिफ कोटा हटा रहे हैं, अब सब फॉरेन वाले यहाँ आकर काम करेंगे, तुमको फॉरेन के हिसाब से तुमको खुद को अडेप्ट करना होगा, स्ट्रांग बनना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने ओपन कर दिया था डोर, ग्लोबलाइज कर दिया था, इतने साल वो टैरिफ कोटा का पंचायत हटा दिया, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि भैया लड़ो कटो, ठीक है, अब नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे। तो उन्होंने यहाँ पे वो चीज लाई। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, कुछ रिफॉर्म लाया उन्होंने एलपीजी के अंदर में। तो मैं वो चीज को यहाँ पर बहुत शॉर्ट में लिखा हूं, आपके बुक में ना ये बहुत भर भर के समझाया रहता है, लेकिन इस उतने की जरूरत नहीं है आपको। मेन मेन देखो क्या मैंने बोला, कि जब उन्होंने एलपीजी, या तो एक काम करते हैं नेक्स्ट क्लास पे इस टॉपिक को टेकअप करेंगे ना, तो मैं आपको कनेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं आधे पे रोकूंगा तो आपको कोई लिबरलाइजेशन का याद रहेगा, कुछ प्राइवेटाइजेशन का, कुछ ग्लोबलाइजेशन टूटा हुआ। तो यहां तक के फ्लो को हम अच्छे से रख दिए। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपको ये बताएंगे कि लिबरलाइजेशन के अंदर में जो उन्होंने रिफॉर्म्स लाए वो क्या थे, प्राइवेटाइजेशन में जो लाए वो क्या थे, ग्लोबलाइज किया वो क्या थे। तो तीनों एलिमेंट करेंगे और चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे, वो ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं इस वीडियो के हिसाब से, अब हम क्या करने वाले हैं भाई, चैप्टर 3 को, ये जो हमने इतना पार्ट किया है ये आप नोटर बना लेना, इसका कट टू कट पॉइंट मैंने आपको बताया है। एग्जाम में जो जो जहां जहां जिस तरीके से आ सकता है, एग्जाम में ना एक बार ऐसा भी क्वेश्चन आया था कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर में स्टेबलाइजेशन मेजर क्या थे। तो बेटा आपको स्टेबलाइजेशन मेजर में पूरा गांव घर का नहीं लिखना है, आपको बस ये दो आंसर लिखना है। अगर आगे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म क्या थे, तो ये दोनों पॉइंट को आपको लिखना है। तो इस तरीके से जो जैसा पूछ सकता है ना, मैंने एक एक चीज को क्रिस्टल क्लियर अच्छे से बता के रखा है, ठीक है। चलो, तो एक एक चीज हो गया हमारा कवरेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने डाउट को पोस्ट करते रहना कमेंट सेक्शन में यूट्यूब में। अगर कुछ भी और चाहिए होगा, एक्स्ट्रा फर्दर एक्सप्लेनेशन वगैरह अगर जानना होगा, तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।